कृष्णनगर में 1 करोड़ की फिरौती नहीं मिलने पर किडनैपर्स ने 75 साल के कारोबारी की दी हत्या। पुलिस ने एक कारोबारी को किया गिरफ्तार। गोकुलपुरी में हत्या के मामले में बहू मोनिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या के लिए बहू ने 2 लोग बाहर से बुलाए थे। बहू के दोनों दोस्त पुलिस गिरफ्त से हैं बाहर। हत्या के पीछे की वजह है प्रॉपर्टी। उस्मानपुर में महिला ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। 4 महीने पहले हुई थी शादी। लड़की के परिजन ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज का आरोप। पुलिस ने शव को लिया अपने कब्जे में, जांच जारी। दिल्ली दंगा में 2 पड़ोसियों के घर जलाने के मामलों में पिता पुत्र हुए बरी। कड़कड़ुमा कोर्ट ने सुनाया फैसला। और कोरोना को लेकर अस्पताल में चलाई जा रही है मॉक ड्रिल। डॉक्टर्स का कहना, कोरोना नियमों का करें सख्ती से पालन, कोरोना को ना लें हल्के में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में 1 करोड़ की फिरौती नहीं मिलने पर किडनैपर्स ने 75 साल के कारोबारी की हत्या कर दी। घटना कृष्णनगर इलाके की है, जहां सोमवार 10 अप्रैल को पुलिस को कुलदीप सिंह नाम के व्यक्ति के अपहरण की खबर मिली। पुलिस ने महज 15 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने कुलदीप सिंह के परिजनों के संदेह वाले इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें टीम को एक फुटेज में पीड़ित दिखाई पड़ा था। फुटेज कृष्णनगर इलाके की थी, जहां कुलदीप एक दुकान के अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिया, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। पुलिस ने दुकान के बारे में जानकारी हासिल की थी। पता चला कि दुकान पर दोपहर 1:40 के बाद ताला लगा हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर दुकान का ताला तोड़ा, जहां कुलदीप सिंह की अंदर लाश मिली थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जगतपुरी मामला दर्ज किया गया था और आरोपी की पहचान की गई। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने बात की डीसीपी से, जरा आप भी सुनिए। शादा डिस्ट्रिक्ट के जगतपुरी मामले में जो किडनैपिंग का मामला था वो सुलझा लिया है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए जिले के कप्तान रोहित मीना मेरे साथ जुड़े हैं। लगभग 2:45 पे हमें एक पीसीआर कॉल मिलती है जगतपुरी थाने में कि एक किडनैपिंग की कॉल आई है, जिसमें कि पैसे की डिमांड है और जो डिसीज्ड हमारे कुलदीप वो 10 बजे से मिसिंग है। तुरंत हमारी टीम इंस्पेक्टर सीएल मीना और एसएचओ जगतपुरी और एसीपी साहब और एडिशनल डीसीपी साहब के नेतृत्व में जाते हैं। वहाँ पे पूरा मौके का सीसीटीवी का मुआयना करते हैं। उसमें देखते हैं कि वो जो हमारा डिसीज है कुलदीप, ये एक स्कूटी से जा रहा होता है और सीसीटीवी की हम चेन फॉलो करते हुए लगभग 70-80 सीसीटीवी कैमरास को फॉलो करते हुए एक ऐसी शॉप पे पहुँचते हैं जो कि जहाँ पे उसकी जाके स्कूटी रुक जाती है और जो डिसीज्ड हैं कुलदीप उस शॉप में जाते हुए दिखते हैं। आगे और सीसीटीवी एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि वो सिर्फ अंदर घुसते हुए नज़र आते हैं, बाहर जाते हुए नहीं आते और सस्पेक्ट है वो 1:40 पे उसको शॉप को लॉक करके चला जाता है। हमारी टीम ने उसको शॉप के दरवाजे को तोड़ा और उसमें जब देखा तो उसमें उनकी डेड बॉडी मिली। फिर हमने जो सस्पेक्ट की हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, मल्टीपल टीम्स फॉर्म करके हमने 6 टीमें फॉर्म करके और हमने इसको रोहतक से नैप किया। जैसे कि मैंने बताया, फुटेज में वो खुद ही आते हुए नज़र आ रहे थे और खुद ही वो शॉप में गए थे। उसको डिसीज को उन्होंने फिर बांध दिया था अंदर शॉप में स्टूल से और उसको चेहरा भी ढक दिया था उस तरीके से। और ये जानने का बेसिकली इनकी प्रॉपर्टी में जो डिसीज थे उन्होंने मीडिएट किया था इनकी प्रॉपर्टी को बेचने में, तो इसलिए थोड़ा सा जानते थे एक दूसरे को। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। गोकुलपुरी में सोमवार को बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में उनकी बहू मोनिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मोनिका ने हत्या के लिए 2 लोग बाहर से बुलाए थे। इनमें एक मोनिका का बॉयफ्रेंड था। ये लोग रात में ही घर की छत पर आकर बैठ गए थे। हत्या के पीछे की वजह प्रॉपर्टी है। आपको बता दें, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके के भागीरथी बिहार में सोमवार को बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस को सोमवार की सुबह 7:19 पर जानकारी मिली घटना की।
जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। उनका कहना है कि सबसे पहले लूटपाट के दौरान हत्या किए जाने की आशंका है। मृतकों की पहचान राधेश्याम वर्मा, जिनकी उम्र 72 साल, और उनकी पत्नी 68 साल की वीना के रूप में हुई। दोनों की गला काटकर हत्या की गई थी। प्रॉपर्टी का जो 100 गज की प्रॉपर्टी है, वैल्यू पर करीब 1.3 करोड़ है, तो कोई एक मुश्त इसको खरीदने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ पीछे कैसा निकाल देते हैं, तो पीछे का हिस्से का बयाना उन्होंने दे दिया था। तो ये 12 फरवरी की बात है। तो बयाना दे दिया, उसके बाद इनको लगा कि अरे यार ये तो प्रॉपर्टी भी निकल जाएगी, कैसे करें। तो देन दे स्टार्टेड एक्चुअली थिंकिंग कि अब इसको जल्दी करते हैं। तो फिर ये 20 फरवरी को जैसे एक जगह मिले, वो हम लोग को एविडेंस मिल गई है। फिर 27 फरवरी को मिले, वो एविडेंस मिल गई। अब इनका ये हो गया कि इसको अब जल्दी से करना है, और इन्होंने स्पेसिफिकली 2 सिम कार्ड खरीदे सिर्फ इस काम के लिए। ग्राउंड फ्लोर पे ये बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ये अपने फैमिली के साथ। उसके बाद शांत हो गया घर। 1-1:15 के आसपास वो फोन करके कहता है कि आप कमरे के बाहर मत निकलना जब तक मैं ना बुलाऊं। तो देन दे केम डाउन एंड देन दे वर मर्डर्ड। उसके बाद थोड़ा सा जैसे कॉस्मेटिक, जैसे मैंने आपको बताया, उस तरह का उन्होंने कुछ ड्रामा सा किया। और 2 बज के, हम मेरे पास कॉल डिटेल है इसलिए मैं टाइम एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 2:12 पे उसने बोला कि अब हम पीछे के दरवाजे से निकल रहे हैं, तुम सवेरे कमरे से बाहर निकलना। उसके बाद वो चले गए। अच्छा, ये जो टाइम है ये हमारे सीसीटीवी से भी मैच हो रहा है, जो शाम के 7 बजे का है। तो उसमें मतलब सीसीटीवी उतनी क्लियर नहीं कि चेहरा दिखे, पर दोनों लड़के दिख रहे हैं, और वो जो बाइक है वो भी हम पहचान रहे हैं। तो 7 बजे के आसपास जाते हैं, 2:12 पे, 2:17 पे सीसीटीवी पे पीछे से नजर आते हैं। और उसके बाद ये सवेरे सवेरे, नॉर्मली वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जल्दी उठते हैं तो वही मुझे उठाते हैं। तो वैसे ही हस्बैंड उठाए और उसने देखा सारा स्ट्रेस पड़ा है, तो उसने फिर इसको उठाया, फिर नीचे गए, फिर देखा। देन शी मेक्स दैट कॉल टू हर सिस्टर, हर ननद, और फिर उसका भाई है जो ज्ञानेश्वर गोलू, उसने आके पीसीआर कॉल की, और उसके बाद पुलिस आ। तो जब हम लोग पहुंचे तो फिर हम लोग ने ये सारी चीजें देखी। तो ये है अभी तक की कहानी। जो उसका एक साथी है उसको भी हमने मोरलेस आइडेंटिफाई कर लिया है, बट ये लड़की उसके साथी को पहचानती नहीं करी। पहली बार मैंने देखा था, पर हम लोग की इन्वेस्टिगेशन बताती है वो विकास नाम का लड़का है, उसके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस भी हैं, और शायद बाइक भी वही लेकर है। पूर्व दिल्ली के कृष्णानगर इलाके के शिवपुरी में सीलिंग का मामला सामने आ रहा था। यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, निगम पार्षद ने मौके पर जाकर सीलिंग होने से बचाया। वहीं बीजेपी के पार्षदों ने कहा कि जब दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने सदन में कहा था कि अब सीलिंग कहीं नहीं होगी, उसके बावजूद इलाके में सीलिंग करवाई जा रही है। ऐसे में शिवपुरी इलाके में एक फैक्ट्री को सील करने अधिकारी पहुंचे थे। हंगामे के बाद सीलिंग को 7 दिन के लिए रुकवाया गया है। इन्होंने मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया किसी भी प्रकार का, इनके पास रिसीव भी नहीं है मेरे पास किसी नोटिस की। उस तत्पश्चात भी ये आम लोगों को हरेसमेंट कर रहे हैं। ये ग्रामीण एरिया है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं, वो अपनी रोजी रोटी पर कमा रहे हैं। कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 10,000 रुपये महीने का कमाता है। ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार नौकरी अवेलेबल नहीं करा सकती। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट आदमी हूँ, मुझको नौकरी दे दो, 15,000 रुपये की नौकरी करने को तैयार हूँ मैं। आप नौकरी दे नहीं सकते तो दूसरों के पेटों पर लात किस प्रकार मार सकते हैं? CCN के माध्यम से चाहूँगा, मैं आपका भी बड़ा आभारी हूं कि आपने मौके पर पहुंच के हमारे दिल की बात सुनी है। कृपया हमारी बात आगे बैठे अकाउंट तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। आम आदमी पार्टी की मेयर ने कहा था कि दिल्ली में अब कोई सीलिंग नहीं होगी, हाउस में पास किया था। ये हमारे काउंसलर्स भी उसमें मौजूद थे। क्यों ये सीलिंग वाले आए, क्यों ये सीलिंग वाले? इसका मतलब वो कहकर भूल जाते हैं, जो कि केजरीवाल की नीति है वही यहाँ MCD में भी चलने लगती। आज अगर MCD में मेयर भाजपा का होता तो ये आज हमको यहाँ पर आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सीलिंग वाले यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकते। सिविक सेंटर में यही बजट पास हुआ था कि कोई भी दिल्ली में सीलिंग नहीं होगी। फिर भी आम आदमी पार्टी की जो मेयर है उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि उसके ही जो DC वगैरह हैं सीलिंग जो करवा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। ये जो लोग हैं जो इनका कर्मचारी चार्ज वगैरह है भरने के लिए मना नहीं कर रहे, जो टैक्स बनता है वो भरने को तैयार बैठे हैं, फिर भी इनको समय नहीं दे रहे थे। आज सीलिंग करने के लिए आए थे। देखिए, इस समय अगर पूरी दिल्ली में नगर निगम की बात करो तो सिर्फ एक ही राजनीतिक व्यक्ति पदवी पे है, वो है आम आदमी पार्टी की मेयर। और उसके अलावा ये ना तो स्टैंडिंग कमेटी बनने दे रहे हैं, ना ये जोन्स के चेयरमैन्स को बनने दे रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति इस समय दिल्ली चला रहा है। और इन्होंने बजट सेशन में 4 रेजोल्यूशन पास करके, जो आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने घोषणा की थी कि केजरीवाल जी की एक जो इनकी घोषणा थी कि सीलिंग नहीं होगी और व्यापारियों को नोटिस नहीं आएगा, तो इन्होंने कहा था वो हमने पूरी कर दी।
बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि सीलिंग का मुद्दा दोबारा उठा है। और सबसे बड़ी बात कि आज निगम में केजरीवाल जी की सरकार और उनका मेयर होने के बाद जब ये डिसीज़न लिया जाता है कि कोई सीलिंग नहीं होगी, उसके बाद सीलिंग के नोटिस कैसे आ रहे हैं, किस बिहाफ पे आ रहे हैं। उत्तर पूर्व दिल्ली के उस्मानपुर में एक मामला सामने आया है, जहां पर 4 महीने पहले हुई शादी थी। उसके बाद महिला घर में ही साड़ी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया, मतलब फांसी लगा ली। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले दहेज के लिए आए दिन लड़की को परेशान किया करते थे। लड़की की मां से 4 पहिया वाहन की डिमांड किया करते थे। परिजन ने बताया कि मनीषा, जिसकी उम्र 22 साल है, उसके हाथ में एक पर्चा था। उसमें क्या लिखा वह मैं पता नहीं। अभी तक लड़की का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रखवा दिया है शवगृह में, और एसडीएम इस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। 11:30 बजे फ़ोन आया, रात के 11:30 बज रहे थे। हाँ, परसों को फ़ोन आया 11:30 बजे कि पापा पे कि आपकी मनीषा ने, नाम मनीषा था सिस्टर का, कि फांसी लगा ली। पापा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, और इतने में स्विच ऑफ कर दिया, इतने में फ़ोन कट कर दिया। हम फ़ोन मिलाते रहे, फ़ोन नहीं मिला, फ़ोन नहीं मिला, मिलाते रहे। फिर हमने उनकी मम्मी पे भी फ़ोन मिलाया तो फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने 10 बार कॉल की कम से कम, हमने तब भी फ़ोन नहीं उठाया। फिर हम वहाँ पे थोड़ा देर लगा, 1-2 घंटा। फिर हम यहाँ पे ही सुबह को आए तो यहाँ 6 बजे करीब आप आए, 6 बजे आए हम यहाँ पे। तो वहाँ थे तो उन्होंने पुलिस बुला के डेथ बॉडी को पुलिस को दे दिया। पुलिस से कार्रवाई ये चाहते थे हम, तो उस दिन से आए हैं, 3 दिन से आए हैं, 200 किलोमीटर दूर से आके यहाँ बैठे हैं। जल्दी से जल्दी एक्शन हो, कार्रवाई हो, कोई दंड मिले जिसने जो किया है। कुछ नहीं हो रहा अभी तक, हमें 3 दिन हो गए। तो भाई ने लड़का ने फ़ोन करवाया, आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। बाकी पापा आते हैं, मनीष के पापा आते फ़ोन किया लड़की की, आपकी लड़की ने फांसी लगा ली। पापा ने ये बोला ऐसा नहीं हो सकता। इतनी कह के उसने कहा फ़ोन काट दिया, फ़ोन नहीं लगाया। मेरी बार कॉल की, परवाह ने फ़ोन नहीं उठाया। मनीषा कितनी पढ़ी लिखी थी? मनीषा BA फाइनली, गाड़ी की डिमांड करता था। गाड़ी की डिमांड नौके तो अपने पापा पे थे गाड़ी डिब्बा, 1 लाख की नौकरी कर तो जा वजह से मैंने बाप को शादी कर दी। बा ने दूसरी शादी कर रखी, हमें पता नहीं चली। बा ने छिपा के रखी हम थे। मैंने वहाँ पे देखा था जी कि पंखे में तो साड़ी लटक रही उसमें ऊपर। अच्छा। और वो लटकाई गई है साड़ी, फांसी के हिसाब से नहीं थी, और लड़की बेड पे पड़ी थी। मैं यहाँ रहता था जी, लोनी से गया था मैं। तभी इन्होंने घर वालों ने फ़ोन किया था, तभी मैं वहाँ पर पहुँचा था। उत्तर पूर्व दिल्ली दंगे में खजूरी खास इलाके में पड़ोसियों के घर जलाने के 2 मामलों में कड़कड़ुमा कोर्ट ने पिता पुत्र को बरी कर दिया है। मिट्टन सिंह और उसके बेटे जानी कुमार के पक्ष में निर्णय करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पोलस्त प्रमाचल के ने कोर्ट में दोनों पर लगे आरोपित साबित करने के लिए इस मामले में एक सबूत नहीं है। एक सार्वजनिक गवाह की घटना को तो स्थापित किया है, लेकिन आरोपितों की दंगाई के रूप में पहचान करने से वह मुकर गया है, इसलिए दोनों को बरी कर दिया जा रहा है। मिट्टन सिंह और उनका बेटा जानी कुमार खजूरी खास गली नंबर 29 में रहते हैं। 25 फरवरी 2020 को दंगे के दौरान इसी गली में रहने वाले अब्दुल हाफिज का घर जलाने, आभूषण लूटने के आरोप में इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। उस दिन इसी गली में अब्दुल सत्तार के मकान और ई-रिक्शा को दंगाइयों ने जलाया था। उस मामले में FIR दर्ज में इन दोनों को आरोपित बनाया गया था। स्वामी दयानंद अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते मॉक ड्रिल जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत अस्पताल प्रशासन ने मरीज और उनके परिजनों को कोरोना के नियमों और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी तमाम नियमों के बारे में जागरूक किया। अस्पताल के CMO डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी और डॉक्टर D चक्रवर्ती ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रखते हुए अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचाव के लिए मॉक ड्रिल के जरिए जागरूकता अभियान चलाया गया है, ताकि अस्पताल में अपना इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा सके और मरीज और उनके परिजन इस नियमों का पालन कर सकें। स्वामी दयानंद अस्पताल के फार्मेसी विभाग के इंचार्ज अशोक गुप्ता बताते हैं कि इन सरकार की तरफ से ये जागरूकता अभियान अस्पतालों में चलाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे ज्यादा भीड़ दवाई लेने के लिए लगती है, ऐसे में फार्मेसी विभाग की तरफ से अनाउंसमेंट के जरिए और समय समय पर दवाई लेने वाले लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप कोरोना से अपना कैसे बचाव कर सकते हैं। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी।
देखिए, ऐसा है कि जो कोविड का अभी दिल्ली की स्थिति है या देश की स्थिति है, उसमें निश्चित तौर पे कोविड के केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बुखार या जो लक्षण लेके मरीज आ रहे हैं वो उतने ख़तरनाक नहीं है, या कहना चाहिए कि उनकी सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है कि मरीजों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन एहतियात के तौर पे आज ये सरकार द्वारा हमें निर्देश था कि कोविड के लेके हम यहाँ पे मॉक ड्रिल करें, तो आज हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल अपने यहाँ पे कंडक्ट कराई है और मेरे हिसाब से मॉक ड्रिल बिल्कुल परफेक्ट थी, क्योंकि कोविड के साथ रहने की आदत हम लोगों को पड़ ही चुकी है। तो हमारे यहाँ तैयारियों का जायज़ा लिया गया। तैयारियाँ देखिए, ऐसा है कि हम लोग जो फॉलो करते हैं वो गाइडलाइंस ICMR की फ़ॉलो करते हैं, और चूँकि जब तक गाइडलाइंस में मास्क लगाना एडवाइज्ड है तो मैं भी यही कहूँगा कि मास्क लगाना चाहिए। मास्क आपको ना केवल कोविड से क्रॉस इन्फेक्शन से बचाएगा, बल्कि अगर कोई अन्य प्रकार के पॉल्यूशन है या और भी इन्फेक्शन है तो उनसे भी बचाएगा। तो निश्चित तौर पर मास्क तो मैं ये अपील करूँगा आपके माध्यम से कि मास्क लगाना चाहिए। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल फार्मेसी में क्राउड सबसे मतलब हॉस्पिटल में सभी हॉस्पिटल में चाहे फार्मेसी विभाग में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया हुआ है, तो बार बार उसमें रिपीट होता रहता है कि मास्क लगाइए, दो गज की दूरी बना के रखिए, भीड़ भाड़ से बचाव करिए। और ये बार बार हम इसको सारा दिन अनाउंसमेंट होती रहती है। आज हमने ये मॉक ड्रिल का एक्सरसाइज किया है, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स है और कोरोना के केसेस दिल्ली में काफ़ी बढ़ रहे हैं। और अगर आप कल क्या रिपोर्ट देखें तो करीब 6000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और यहाँ का जो पॉजिटिविटी रेट है वो नियरली 20% चल रहा है। तो ऐसे हालात में हमें फिर से एक बार पहले वाली स्थिति में लौट के जाना पड़ेगा और हमें फिर मास्क और जो हमारी जो प्रिकॉशंस के मेजर्स हैं वो हमें फिर से पुराने दौर पे हमें लौट के करना पड़ेगा, ताकि हम इस चीज़ से निपट सके। बिकॉज केसेस जब बढ़ रहे हैं तो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स के लिए, जैसे लोग पहले से जिनको सांस की बीमारी है, जैसे जिनको डायलिसिस चल रहा है, जो डायबिटीज़ के मरीज हैं, उनके लिए ज़्यादा हिदायत की ज़रूरत है। उन्हें अगर लक्षण होते हैं तो वो टेस्ट कराएं और अपने आप को आइसोलेट करें। जो हमारा पहले का जो प्रिंसिपल था उसी पे हम लौट के। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने पर आप विधायक SK बग्गा ने कहा, ये जनता का प्यार है जो इतने कम समय में पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लोगों का भरपूर विश्वास और प्यार मिला है। आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच जाकर काम किया है, इसलिए जनता ने आम आदमी पार्टी को प्यार दिया और आज के समय में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। विधायक ने कहा कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही जनता के लिए विकास के काम करती रहेगी। आज आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित किया गया है इलेक्शन ऑफिस ने। बड़ा हर्ष का विषय है। मैं पूरे हिंदुस्तान को बधाई देता हूँ जिन्होंने थोड़े समय में ऐसी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया। सभी ने प्यार दिया है। अरविंद केजरीवाल इसके वसीया हैं, जिनकी बदौलत सारे पार्टी के कार्य हो रहे हैं। लोगों को बिजली फ्री, एजुकेशन फ्री, दवाइयाँ फ्री, महिलाओं को बसें का सफ़र फ्री, इतनी सुविधाएँ जो दी गई हैं वो आम आदमी पार्टी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दी गई हैं। पंजाब हो, दिल्ली हो, कोई स्टेट हो, जहाँ पर भी हमारी गवर्नमेंट बनेगी और ये सहूलतें दी जाएंगी। इसी प्यार को देखते हुए पूरे हिंदुस्तान लोगों ने प्यार दिया अरविंद केजरीवाल को। आज देखिए नेशनल पार्टी बन के उभरी है। तो मैं पुण्य सभी का धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस पार्टी का सहयोग करेंगे। उनकी जो भी सुविधाएँ हम दे रहे हैं उन सुविधाओं को ग्रहण करेंगे और जितनी भी अचीवमेंट है हमारी लोगों तक पहुँचाएँगे। और सभी विधायक काउंसलर कार्य कर रहे हैं दिल्ली में, बढ़ चढ़कर कार्य करेंगे। गांधीनगर के कैलाश नगर के RW के अध्यक्ष मुकेश स्वामी ने अपने इलाके की सड़कों को लेकर बताया कि वह सड़कों की हालत बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि विधायक अनिल वाजपेयी को 2020 और 2022 में ही शिकायत दी गई है और अब फिर इसकी शिकायत दी जा रही है, लेकिन अभी तक इस शिकायत पर कोई काम नहीं हुआ है। उन्होंने गांधीनगर RW के द्वारा शिकायत दी थी कि सुंदर चौक, महावीर गली और धर्मपुरा सर्कुलर रोड जो गांधीनगर विधानसभा में आते हैं उनकी हालत बहुत खराब है, जबकि इनको बनाने के लिए नारियल भी फोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यहाँ से आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, रोज दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इन सब पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो सड़क की एक गंभीर समस्या थी। अपने महावीर गली
के अंदर सुंदर चौक पड़ता है। सुंदर चौक की इतनी खस्ता हालत कि वहाँ आए दिन रिक्शे पलट जाते हैं, गड्ढे गहरे गहरे हैं, मलबा पड़ा है, ऊबड़ खाबड़ सारी सड़क जर्जर हालत में है। इसकी जानकारी मैंने जब अनिल वाजपेयी जी विधायक बनकर आए, वैसे तो ये समस्या जब वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे गांधीनगर से, फिर दोबारा वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत करके आए, जब भी ये 2020 के अंदर मैंने ये इसकी शिकायत गांधीनगर के सुंदर चौक की सड़क के निर्माण हेतु सन 2020 1 जनवरी को 2020 में ये अनिल वाजपेयी जी को लेटर दिया। मगर इसका मैंने ये लेटर दिया जब चेयरपर्सन थी कंचन महेश्वरी जी, निगम पार्षद थे रमेश गुप्ता जी और विधायक अनिल वाजपेयी जी। इन तीनों को मैंने ये पत्र दिया, जिनके संज्ञान में डाला कि ज्ञान मोहल्ले की स्थिति, सुंदर चौक की स्थिति बड़ी भयंकर खराब हालत में है और इसका निर्माण जल्द से जल्द कराया जाए। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये 2022 तक, ये दूसरा लेटर मैंने फिर विधायक जी को दिया 2022 में, 5वें महीने में दिया 2022 में, जो पुनः मैंने इसी 2 साल के बाद इसी सड़क की शिकायत माननीय विधायक जी को दी। जो विधायक जी ने खुद कहा कि मेरे पास फंड आ चुका है, मैं आपकी स्वामी जी इस समस्या का समाधान करूंगा। मैंने पुनः एक लेटर दोबारा 2022 के अंदर माननीय विधायक जी को ये लेटर दिया, जो आज 2023 आ चुका है। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया इसमें भी कि आज तक उस रोड की स्थिति जो है अभी भी बड़ी दयनीय स्थिति में है, बड़ी जर्जर हालत है। वहाँ आए दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। पूर्व दिल्ली के मधु विहार इलाके स्थित पुलिस कॉलोनी में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि सांप को पकड़ लिया गया। वहीं लोगों में इस घटना को लेकर रोष देखने को मिला है। उनका कहना है कि पुलिस कॉलोनी किसी कबाड़ खाने से कम नहीं है। सोसाइटी के गेट पर थाने की पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज कर वाहनों को जब्त कर वाहनों को पार्क कर दिया है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। सोचकर लोग शिकायत नहीं करते, किसी अधिकारी पर गाज ना करें जिससे उसकी नौकरी चली जाए। मैम, मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे है कि यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, तो इसलिए ही ये सांप और ये रेप्टाइल्स वगैरह आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे साइड में नाला है, इसके लिए हमने इतनी बार कंप्लेंट दी है कि इसको कवर कराया जाए, क्योंकि इसमें तो बच्चा भी गिर सकता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो बाइक वगैरह भी गिर सकती है, और इसकी वजह से यहाँ पे ये सब आते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गाड़ी वगैरह इतने बिल्कुल इम्प्रॉपर वे से लगी हुई है जिसका कोई हद नहीं। तो यहाँ पे जानवर नहीं आएगा तो और क्या आएगा मैम? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मतलब थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स हैं यहाँ पे, और इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? हम तो इतनी बार कंप्लेंट करते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम हर जगह इनके ऑफिसेज में जाके कंप्लेंट्स लिखवा रखे हैं, इनके हेड ऑफिसेज में जाकर कंप्लेंट्स दे रखी हैं, बट कोई सुनने वाला ही नहीं है। और यहाँ पर हम करीब 13 ईयर्स से रह रहे हैं, और 13 साल से अप्रॉक्स ये प्रॉपर्टी यहाँ पर जो डिस्ट्रॉय होनी होती है वो होती नहीं, हर 5 साल बाद डिस्ट्रॉय होनी। पर इन्होंने अब हमारे घरों तक प्रॉपर्टी डाली, जिसकी इनके कूड़े की वजह से रोज़ आए दिन हफ्ते में वीकली सांप निकला। 2-4 पिछले महीने भी सांप की कॉल करी थी, कोई एक्शन नहीं हुआ। देन अभी हमने परसों सो मैनी टाइम, कम से कम मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने SHO साहब को भी कॉल करी, मैंने 100 नंबर पे भी करी, कोई बंदा यहाँ पे कॉल करे कोई आता नहीं। यहाँ पे पहले तो थाने डिसाइड होते हैं किसका है, मधु विहार का, मंडावली का। इतने में तो कोई मार के चला जाएगा, किसी को भी इजीली मर्डर हो सकता है। यहाँ पे कोई पूछने नहीं, एरिया डिसाइड नहीं कर पाते हैं। इनको कंप्लेंट करिए, इनसी की तरफ से 1 घंटा वेट करा, कोई नहीं आया। फिर ऑनलाइन जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल करा, उन्होंने बोला कि कुछ पे करोगे, हमारी गाड़ी अभी लाल किला पे है। तो हमने सभी नेबर्स ने मिल के पे करके उसको अमाउंट जो है 1000 रुपीज़ इकट्ठे करके दिए। तो 2-2.5 घंटे बाद वो सांप पकड़ के ले गए थे। कुछ व्हीकल मतलब जंग हो चुके हैं 10 साल से खड़े होने के बाद, अगर उनका बिल्कुल ही वो रस्ट हो चुके हैं, अब उसके बाद उसमें क्या बताएं हम कि गंदगी होगी या क्या होगा। सांप तो हमारे घर में ही पहुंच गया था, छोटा, सबकी जगह की है, रेगुलर सफाई हो तो ये। देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कई राज्यों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जब हमने जनता से पूछा जिस तरीके से कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, तो उस मामलों को देखते हुए कोरोना गाइडलाइन को अनिवार्य कर देना चाहिए, मास्क को कंपलसरी कर देना चाहिए। इस पर पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि सरकार जरूरी करे तभी मास्क पहने, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों की खुद भी जिम्मेदारियां होनी चाहिए, खुद लोगों को जागरूक करें। मास्क लगाना बेहद जरूरी है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम जाएं जिससे ये संक्रमण ना फैले।
हम लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस महामारी से कैसे बचा जा सके। देखिए, जो नया वेरिएंट आया है, हालांकि ये ज़्यादा खतरे वाला नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को प्रिकॉशन के तौर पे मास्क लगाना चाहिए। और जब तक गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए सख्ती नहीं करेगी तो लोग इसका यूज़ नहीं कर पाते। तो मेरा यही कहना है, हम लोगों ने मार्केट में तो इस चीज़ की अवेयरनेस की हुई है कि जो भी कहीं अगर दुकान पर या किसी भी जगह जाते हैं बाहर की ओर, तो हम लोग मास्क का यूज़ करें। लोगों को भी मैं यही जागरूक करूँगा और दुकानदार भाइयों को हमने यही इतला दिया है कि आप अपने अपनी दुकानों पर वही जिस तरीके से पहले हम लोग बैनर या उसके पर्चे के जरिए लगाते थे उसका वो यूज़ करें। और मेन तो वही है कि मास्क का यूज़ बहुत ज़रूरी हो चुका है। सरकार को भी चाहिए कि जितनी एनजीओ ने, जब कोरोना बहुत ज़्यादा पीक पे था, बहुत अच्छा रोल निभाया था एनजीओ ने, तो उन सब एनजीओ की एक मीटिंग बुलाकर उनको द्वारा से जागरूक करके उनको एक्टिव करके जो समस्या बढ़े उससे पहले ही हम उसका समाधान निकालें तो ज़्यादा बेटर है। आज हम जरूर इसको हल्के वे में ले रहे हैं, लेकिन अब हमें इस वेरिएंट के साथ जीने की आदत भी डालनी है और अपनी आदत को मजबूत भी करना है कि किस तरीके से हम सेफ्टी पॉइंट बना कर रखें। तो हम तो यही बोलेंगे, देखो, एक तो मास्क लगाना चाहिए खुद को। गवर्नमेंट तो एक्शन बाद में लेगी या नहीं लेगी, जो भी है, खुद की सेफ्टी है और पब्लिक की भी सेफ्टी है। मार्केट में जाते हैं, हमें खुद लगाना चाहिए, तभी हम औरों को कह भी सकते हैं कि आप भी लगाओ भाई। तो इसमें कोरोना में थोड़ी सेफ्टी तो बरतनी चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।